चेक बाउंस केस का 138 एनआई एक्ट का पूरा प्रोसीजर क्या है और कैसे हमें ये पैसा मिलेगा वापस जो चेक अमाउंट मेरे को सामने वाले ने दिया है, जो चेक दिया है ये बाउंस हो गया तो अब मैं क्या करूं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आप बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, तो रिसेंटली हमने चैनल पे बाउंस बैक किया है और अब हम रेगुलरली कंटेंट लाते रहते हैं, बट आवर सब्सक्राइबर बेस नीड्स टू बी अवेकन। और इसके लिए आई वुड से कि आप लोग लाइक करके ज़रूर जाइएगा इस वीडियो को। अगर आपको बाद में बुरी लगती है तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी के लिए लाइक बटन दबा दीजिए। और अगर इस वीडियो पे 50 के अराउंड लाइक आ जाते हैं तो मैं समझूंगा कि एक अच्छा टारगेट हमने अचीव कर लिया है फॉर इनिशियल डेज। और गाइज, जो भी इस वीडियो पे कमेंट करेगा उसके लिए कुछ लकी सरप्राइज है, वो मैं आपको बाद में डिस्क्लोज कर दूंगा। हालांकि वो कंडीशनल है, तो अभी पहले बात कर लेते हैं वीडियो की। तो गाइज, अगर आपको भी चेक बाउंस का अक्सर केस का काम पड़ता है तो इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो आप भी कहोगे कि क्या ही इन्फॉर्मेशन बता दी है, और वो आगे अक्सर हर बार एनआई एक्ट के किसी भी केस में, आपको 138 के किसी भी केस में काम आती ही रहेंगी। तो देखिए, जो काम धंधे वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि लोगों की जेब से पेमेंट निकलवा लेना बहुत मुश्किल काम है। कितने बार तो लोग ऐसा करते हैं कि चेक देते रहते हैं और वो बाउंस होता रहता है और वो प्रॉमिस करते रहते हैं आगे दे देंगे, आगे दे देंगे, आगे दे देंगे। कई बार जो काम धंधे वाला आदमी है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और वो कहता है कि कोई बात नहीं, 10-20 दिन बाद दे देगा पेमेंट तो हम ले लेंगे। लेकिन ऐसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अनड्यू एडवांटेज उठाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे केसेस में बेटर यही है कि प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देनी चाहिए। तो मान लीजिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है 138 का लॉ। तो 138 का लॉ ये कहता है कि जैसे आपको मान लीजिए किसी भी लीगली इन्फोर्सेबल डेट या लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई पेमेंट मिली, कोई चेक पेमेंट मिली। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, बट आप सिंपल मान के चलिए कि अगर आप सीधा सीधा काम कर रहे हैं और आपको एक चेक मिला, मान लीजिए आपने किसी को लाख रुपए का सामान दिया, उसने लाख रुपए का चेक दिया आपको। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आर मान लीजिए कि आपने बैंक में दे दिया चेक 1 लाख रुपए का, जो आपको सामने वाले ने दिया। आपने ये दिया 1 अप्रैल को और आपको 3 अप्रैल को नोटिस आता है बैंक की तरफ से, या वो चेक रिटर्निंग मेमो आपको देते हैं। मान लीजिए कि चेक रिटर्निंग मेमो पे डेट लिखी हुई है 3 अप्रैल। तो अगर आप 138 में प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको 3 अप्रैल से 30 दिन के अंदर जिसने भी आपको ये चेक इशू किया है उसको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। तो गाइज, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑल ओवर दिल्ली एंड एनसीआर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी इस वीडियो पे कमेंट करेगा उसके लिए हम कुछ सरप्राइज लेके आए हैं। तो जो भी जितने भी कमेंट आएंगे उनमें से किसी एक लकी कमेंट को मिलेगा हमारी कोर टीम के साथ जुड़ने का मौका। और कोर टीम में जुड़ के आप हमें न्यू वीडियो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, किसी एक लकी कमेंट को मिलेगा ये मौका। तो गैस, हम बैक आ जाते हैं। जैसे कि 3 अप्रैल को आपको चेक रिटर्निंग मेमो देता है। कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं, एक्सिस बैंक ले लेते हैं। एक्सिस बैंक ने आपको चेक रिटर्निंग मेमो दिया जिस पे डेट ऊपर लिखी है 3 अप्रैल। तो अब 3 अप्रैल के 30 दिन के अंदर आप एक लीगल नोटिस भेजेंगे। तो आप ये बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे भाई, आपने मुझे एक चेक दिया था, ये चेक जो था वो इस टाइम पे मैंने आपको माल सप्लाई किया था या पैसे उधार दिए थे, उसके लिए आपने मुझे दिया था। ये उस लाइबिलिटी के पार्ट पेमेंट में था या फुल डिस्चार्ज में था, वो भी लिखेंगे। हम उसमें चेक अमाउंट लिखेंगे, चेक का डेट लिखेंगे, चेक के डिटेल्स पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और फिर हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे मैंने उसको प्रेजेंट किया था बैंक में और बैंकर ने वो चेक रिटर्निंग मेमो भेज दिया जिससे वो चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया। तो अब आप इसकी जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर करो, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर मैं आपके ऊपर 138 का केस डालूंगा और मैं कोर्ट से अपने पैसे लूंगा फिर आपको कानूनी तरीके से। तो गाइज, मान लीजिए जैसे आपको 3 अप्रैल के बाद 30 दिन के अंदर भेजना था, आपने ये नोटिस भेजा 15 अप्रैल को। तो अब 15 अप्रैल के बाद 15 दिन तो ये हो गए जो आपको पेमेंट के लिए देने हैं उसको। उसके बाद आपके पास 30 दिन का और टाइम है। तो कुल मिला के 45 दिन, 15 अप्रैल से 45 दिन के अंदर आपको कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर देनी है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, उसमें आपको अपनी कंप्लेंट लिखनी है। अगर थोड़े बहुत फैक्ट्स चेंज होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें क्या लिखना है। तो गाइज, ऐसे केसेस अगर आपके हैं कुछ भी जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट है दूसरे तरीके का, तो वैसे केसेस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लीगल काउंसिल की किसी लॉयर की सलाह ज़रूर ले लें। ये आज की डेट में हर रेंज में लॉयर्स अवेलेबल है, हर रेंज में, छोटे से छोटे रेंज में और बड़े से बड़े रेंज में। तो गाइज, अब जानते हैं, जैसे आपने कंप्लेंट फाइल कर दी 45 दिन के अंदर, तो
अब फाइल होने के बाद फिर वो कोर्ट अपनी तरीके से प्रोसीड करेगा। अगर उसमें कुछ कमी बेसी होगी तो कोर्ट आपको बोलेगा कि ये कागज़ आपने नहीं दिया, ये कागज़ और दे दीजिए। उसके बाद वो कर देगा, कोर्ट जो है कर देगी नोटिस जो भी एक्यूज होगा। हालांकि ये वीडियो मैंने आपको बहुत लंबी बना के समझाई है, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जो थी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसमें सारे के सारे जितने भी डिटेल्स हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलर फैक्ट्स पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। किस फैक्ट पे किस कंडीशन में क्या लॉ अप्लाई होगा वो अलग तरीके से रेगुलेट होता है। तो गाइज़, आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ध्यान रखिए किसी भी एक लकी कमेंट को मिलेगा हमारी कोर टीम के साथ जुड़ने का मौका। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ क्राइम कर दिया और एफआईआर फाइल नहीं करा कोई पुलिस वाला, तो क्या है उसका प्रोसीजर, तो उसके लिए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।